बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान में रवा साल जो 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदही कर दी है। जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि जमात इस्लामी किसी मकसद के लिए इश्तराक अमल किसी से भी कर सकती है मगर किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, आज जो IMF की जानिब से कहा गया है कि सियासी गैर यकीनी जो है मुआशी इस्तेहकाम के लिए खतरा है, कैसे जो मुआशी इस्तेहकाम की बेहतरी के लिए इसको खत्म किया जा सकता है? देखिए जी, ये बात तो मेरा ख्याल है कि मैं पिछले 2 साल से बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूँ कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो ये जो सोशल अनरेस्ट है ये फैलेगा, जिसका हमें पहला जो मुजाहरा है वो आज़ाद कश्मीर में नजर आया है, जहाँ पे लोगों ने बिजली के बिलों पे और महंगाई और वहाँ पे जो सूरत हाल डेवलप हुई, और उसके बाद अभी इतलात आ रही हैं और क्या उसके मनाजिर गए हैं तमाम दुनिया में। और अभी ये बात आ रही है कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, अवामी एक्शन कमेटी के उनके मुतालबात मान लिए गए हैं। तो बात ये है कि जब ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये सिस्टम है, ये तो कोलैप्स हो रहा है ना, ये कोलैप्स हो रहा है, अब इसको होने दें। अब ये किस तरह से कोलैप्स होता है सिस्टम, और ये नहीं चल पा रहा। और इस सिस्टम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इस पार्लियामेंट की या इस अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल सिस्टम की बात करता रहा हूँ। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि इसके नतीजे में मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत जाने वाली है, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। बस ये जो भी सिस्टम है, अदालत आपस में दरमियान में जज साहिबान बाकी आप कोई सपोर्ट है इस हुकूमत का, इस सेटअप की सारी, उसके बावजूद आप देखें सारे आपको इस कोलैप्स होते हुए सिस्टम के आपको मनाजिर नजर आएंगे। और सबसे जो जैसे आपने भी बात की है IMF की, देखिए IMF ने जो बात की है वो क्या गलत किया IMF ने? IMF ने वो बात की है जो मैंने कहा ना, 2 साल से बात ही बार बार ये करता हूँ कि माशी इस्तेकाम तब होगा जब सियासी इस्तेकाम होगा। तो आपका सियासी इस्तेकाम क्या है? मतलब आप जरा सूरत हाल KP की देख लें, आप बाकी तो हम रोज डिस्कस करते हैं, लेकिन आज जरा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें। मतलब वहां पे वजीर आला हैं, गवर्नर साहब हैं, वजीर आला भी हमारे दोस्त हैं और गवर्नर साहब से भी बड़े अच्छे मरासिम में। वजीर आला जो है वो मुंतखब है, दूसरा जो आईनी होता है। इनमें से एक शख्सियत जो है वो मतलब प्यार मोहब्बत से भी बात करती है तो लगता है कि वो इंतहाई गुस्से में है, और दूसरी शख्सियत जो है वो धमकी देती है तो उस पर लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये इस तरह से तो नहीं मुल्क चलेगा ना, ये रोज एक क्योस पैदा हो रहा है और ये क्योस बढ़ेगा, आने वाले दिनों में बढ़ेगा। वक्त ये कि ये पूरा सेटअप, पूरा सिस्टम, ये हुकूमत अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, ना मैं ये बात कर रहा हूँ कि जमहूरियत जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये सेटअप, ये जो सिस्टम, इसका जो ढांचा है, ये अपनी जड़ों से उखाड़ के फेंका जाएगा। अब ये खबर जनाब सुनाई जा रही है IMF की तरफ से भी, इसमें यकीनन और भी लोग बात करेंगे, लेकिन IMF की तरफ से IMF ने जो बात की है वो गलत तो नहीं की कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही नहीं है भाई। आपके तो आपके अंदर आप क्या लोगों से टैक्स लेंगे और क्या निचकारी करेंगे और क्या करेंगे आप, और टैक्स जो है वो बढ़ाएंगे तो किन लोगों पे बढ़ाएंगे? तो कौन सा तबका ऐसा है जिसके ऊपर आप टैक्स बढ़ाएंगे? आप मुझे बताएं ना, जो मैं बार बार बात कहता हूँ, आप ये छोड़ दें कि ये रोटी कितने ग्राम की होगी और तनूर मतलब क्या बातें करते हैं बैठ के यहाँ पे। जरा आप ये जो आईनी होते हैं, यानी सदर का या गवर्नर का या वजीर आला का या वाजिब पाकिस्तान या बाकी जो जो उनसे हटके जरा भी निजी त्यार देखें ना किन लोगों के पास है। उसका निजी त्यारा उधर से उधर गया, उधर से उधर। आप इस मुल्क में एक एलीट है जो एलीट से एलीट होती जा रही है, और एक मिडिल क्लास है जो गायब हो गई है, जो कि बिल्कुल गुर्बत, बिल्कुल उसके नतीजे में सोशल अनरेस्ट है। ये आपको आजाद कश्मीर में नजर आए, सोशल अनरेस्ट है ना बुनियादी तौर पे। बिजली के बिल नहीं है, लोग दे रहे मुजाहरे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके बाद लोगों ने अपने बातें मनवा ली। अब आप ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें क्या कहानी सुना रहे हैं बैठे हुए कि उधर से सरमायाकारी आ जाएगी तो इतने अरब डॉलर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, फौला हो जाएगा, ढिमाकना हो जाएगा, बजट सर पे आ गया। अब आप उन लोगों के ऊपर आप जो है वो टैक्स मजीद डालेंगे जिन बदकिस्मत लोगों ने अपना NTN नंबर बनवाया हुआ है, और जिन्होंने नहीं बनवाया हुआ तो वो उनको आपने फारिग छोड़ देना। और जो है ये एलीट तबका जो बैठा है ऊपर, इसको आप जरा टच करके देखें ना, क्या इनसे निकलवाए ना।
ओ भाई, आप जरा किसी 5 या 7 स्टार होटल में जाके रोटी का चेक करके दिखाएं ना, वहां पे रोटी कितने कितने की है और नान कितने का है। हिम्मत है? हिम्मत है इनमें जाने की? ये तनूर बेचारे गरीब गुरबा के वो पकड़ पकड़ के उनको जो है पकड़ने का, ये सारा सेटअप जो है ये इस तरह ना चलेगा। ना इनसे पॉलिसी बनने वाली है और ना इससे कोई कानून साजी होने वाली है। और ये एक दिन का नहीं है काम कि इस अरेंजमेंट को आप ले आए, उसके पीछे पहले दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स करनी है, मुल्क को आगे लेके जाना। क्या आप लगे हुए हैं यहाँ पे, एक एलीट तबका बैठा हुआ है और वो हर दफा बैठ के जो अपनी मन मर्जी करता है। ये लोग निकले ना सड़कों पर, उन्होंने अपने मनवा लिए अपने मुतालबात। जी। तो ये तो आईएमएफ जो बात कर रही है भी, इस पे और भी बात होगी आने वाले दिनों में, लोग इस पे बात करेंगे और हमारे जो इस अरेंजमेंट में हमारे जो भी अकाबरीन है वो आके जवाब देंगे वहाँ हुआ है, ये क्या किया है आपने, ये क्या जी। मुल्क का क्या, कहाँ पे आप ले गए हैं इसको। तो मैं इस पे मजीद कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा और मैं ये बात सिर्फ कहता रहा हूँ कि ये चला जाएगा, ये चले जाएगा, ये सेटअप जो है ना कि इज्जत से जाएगा, बेइज्जती से जाएगा, टर्मोइल मजीद पैदा करके जाएगा, ये चला जाएगा सही। ये पूरा अरेंजमेंट। और मैं इसको मतलब उसी आईएमएफ की बात को, मैं इस पे ज्यादा मुझे हैरत इसलिए नहीं हुई कि मैं ये बात कहता रहा हूँ बहुत दिनों से। बिल्कुल। और इसमें उन्होंने निशानदेही जो है ये मुल्क के अंदर के इंतशार की भी की है, खित्ते की बात भी की है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने खित्ते की बात भी की है, उन्होंने आलमी सूरत हाल की बात भी की, उन्होंने मुल्क के अंदर के इंतशार की बात की, उसमें उन्होंने कहा इन सारी और निशानदेही को करता रहा हूँ मैं बार बार। तो मैं तो कम से कम अपनी जात की हद तक तो मैं इस बात पे आज देख के मुझे कोई हैरत नहीं हुई कि आईएमएफ ने क्या बात की है कि जब मुल्क के अंदर इंतशार ही नहीं है और हमें बताया जा रहा है कि जी उधर से ये इतने अरब डॉलर होंगे, ऊपर से दरख्तों के ऊपर से बारिश होने वाली है आने दिनों में सरमायाकारी की, और अब 1 महीना रह गया, 1 महीने से भी कम बजट में, और अब बताया जा रहा है नहीं जी सारा का सारा जो बोझ है वो टैक्स नेट बढ़ेगा और ये होगा और फलां होगा। तो भाईजान ये तो पहले से ही आपकी जगह कोई दूसरा होता तो भी कर लेता, आपने आके क्या कमाल दिखा दिया इस अरेंजमेंट ने। तो ये कर देंगे और निचकारी करेंगे, अभी पता नहीं खुदा जाने क्या करेंगे। तो ये अब आप देखते रहे, बस मैं इसमें मजीद कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा। सही। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो आसपास के हालात हैं वो इस पे किस तरह से असरअंदाज होने जा रहे हैं। हर वाकया, हर वो बटरफ्लाई इफेक्ट, मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूं, मैं दोबारा नहीं उसको दोहराना चाह रहा। ये हर वाकया जो है वो जहां पर भी जोर पजीर हो रहा है वो पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। यहाँ पे ख्वाब खरगोश में लोग सोते रहे, अचानक किसी दिन उनको झटका लगेगा जो है ना वो 440 वॉट का या 880 वॉट का, तो ये लग रहा है उनको, तो उनको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ चली गई है और हम कहाँ पे बैठे हैं। हमारे जो एलीट तबका है, जो एलीट कैप्चर हम सुनते हैं, बात भी करते रहे, लेकिन ये है कि मजाल है जो कानों पे जू रिंगे, या तो ये कि कान ही नहीं है, या ये है कि बाल नहीं है, बहरहाल कोई वजह होगी इसकी। अब मसला ये है कि ये सूरत हाल के 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त आज के दिन में एक दोबारा बात करता हूँ। पहली बात जी। तो ये कि जियो पॉलिटिक्स अगली जो है वो गजा से दुनिया की जियो पॉलिटिक्स की शेप वहां से मर्ज हुई। वहां पर गजा में इस वक्त जो है वो 3 लाख लोगों के बारे में, अगर 12 लाख हैं रफा के इलाके में, तो उनमें से 3 लाख के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो हैं वो हुसैली पट्टी पे चले गए हैं, उनको वहां पर अपनी जानें बचाने के लिए। और होता ये है कि वो पहले ये पम्फलेट फेंकते हैं कि इस इलाके में चले जाओ, और लोग गरीब गुरबा उस इलाके में जाते हैं और फिर उसके बाद जो है उस इलाके को निशाना बनाया जाता है और वहां पर जो है ये फौरी तौर पे, अभी जैसे बात हुई है कि वासी के इलाके में चले जाएं तो वहां पर लोग जमा होते हैं, वहां पर बीमारी होती है। तो अभी ये कि उसमें से 12 लाख में से 3 लाख लोगों के बारे में कह रहे हैं कि वो तेजी से, अब ये वो लोग हैं जो बेसरो हैं, इनमें से कोई शुमाल से आया हुआ है गजा से, ये वो हैं जो 7 अक्टूबर के बाद जिनकी जो तबाह हाल हैं, जख्मी हैं, बीमार हैं, इनके इनके लाशें पीछे छोड़ दी हैं इन्होंने। अब ये 3 लाख लोग पैदल जो हैं ये अपनी जिंदगियां बचाने के लिए रफा से उस साहिली पट्टी की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हमेशा ये होता है कि ये सारे लोगों को कहते हैं कि उधर चले जाओ, उधर कुछ नहीं होगा, लोग जमा होते हैं फिर उधर ही बमबारी कर देते हैं। तो अब उनको कह रहे हैं कि हमने रफा में बमबारी करनी है, गजा का जो शुमाली इलाका है तो उस पट्टी पे चले जाओ, अलमसावी की पट्टी पे, तो वहां पर कुछ नहीं होगा। तो लोग वहां पे 3 लाख लोग जमा हो गए। और बाकी अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम ये जो सलाउद्दीन रोड है जो दरमियान में, जहाँ पे इनकी नखल ब्रिगेड आ गई, जो शुमाली गजा को जनूबी गजा से सेपरेट करता है, दरमियान में जो रोड है वहां पे इन्होंने टैंक्स भेज दिए अपने। और उसके साथ ही ये शुमाली गजा में, शुमाली, मैं जनूबी की, मैं रफा की बात नहीं कर रहा, शुमाली गजा में और वस्ती गजा में, तमाम गजा में दोबारा कह रहे हैं कि तमाम ऑपरेशन हमने दोबारा करना है, तमाम ऑपरेशन।
इसी दौरान जो है वो एक अजब बात ये हुई है कि जो इसमें याहिया सिन्वर है। अच्छा, याहिया सिन्वर को आप रिकॉल कर लेंगे, याहिया सिन्वर कौन है? याहिया सिन्वर वो है जो कि हमास के गजा में सरबराह हैं, ठीक है। 61 साल उनकी एज है और खान यूनुस में वो पैदा हुए हैं। और याहिया सिन्वर जो हैं वो जब इस्माइल हानिया ने गजा छोड़ा तो जी याहिया सिन्वर ने हमास की गजा में क़यादत संभाली। इस्माइल हानिया ओवरऑल हमास को देखते हैं, याहिया सिन्वर जो है वो गजा के इलाके में जो है वो देखते हैं। अब इसमें जो यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि जो याहिया सिन्वर हैं वो अच्छा खान यूनुस में ही पैदा हुए, इधर ही पले बड़े, इधर ही तालीम हासिल की। और इनकी जो फैमिली है, ये फैमिली इनकी जो है ये यहाँ पे 1948 के बाद आके एक कैंप में आबाद हो गई थी। ये एशकिलोन का इलाका है, वहां से ये आए। और ये गजा, कमाल देखें आप कि जो गजा से अगर आप तल अवीव की तरफ से इसराइल की तरफ ले जाएं तो 13 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां से हिजरत करके इनका खानदान आके खान यूनुस में सिर्फ 13 किलोमीटर दूर इनका खानदान आके आबाद हो गया था। और ये वो दौर था जब ये पैदा हुए तो 1962 में, तो ये मिस्र के कंट्रोल वाला गजा की बात होती है। बहरहाल ये वहीं पर है। और अब ये याहिया सिन्वर जो है, और फिर जाहिर है कि अरेस्ट हुए कई दफा। फिर इनको 2011 में वो जो गिलाद शरीफ जो अमेरिकन फौजी के तबादले में इनको छोड़ा गया था, 22 साल की इनको कैद की सजा, उम्र कैद हुई थी, सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि याहिया सिन्वर जो है उनके हवाले से अब वॉशिंगटन पोस्ट ने आज एक खबर शाये की है जो कि मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और वॉशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट स्लाइड को हम दिखा सकें। वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि यूएस ऑफर्स इसराइल इंटेलिजेंस सप्लाइज इन टू अवॉइड गजा इन्वेजन। अच्छा, अब इसमें जो है ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, और कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि जी CIA चीफ जो हैं उन्होंने इसराइल को कहा है, एक मुतबादिल प्रोग्राम पेश किया है। और CIA विलियम बर्न्स जो हालिया दिनों में मुज़ाकरात में भी शरीक होते रहे हैं, और जाहिर है कि हमास के लीडर्स भी कहीं ना कहीं उनसे राब्ते में आए होंगे सब, वो इसराइल को कह रहे हैं कि भाई अगर हम आपको याहिया सिन्वर के बारे में, कि याहिया सिन्वर कहाँ है, उसके बारे में एक्यूरेट इंटेलिजेंस दे दें तो, और उसके मोहम्मद एफ के बारे में भी दे दें, और बाकी हमास के लीडर्स हैं उनके बारे में भी दे दें, तो क्या आप ऑपरेशन को रोक सकते हैं? क्या रफा का ऑपरेशन आप रोक सकते हैं? तो ये वॉशिंगटन पोस्ट की जो आज की मेन जो खबर है वो ये है। अच्छा, ये अब एक अजीब सूरत हाल इसमें डेवलप हो गई है, और इसी को फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जो थर्ड स्लाइड है, ये एक नया मंजरनामा है कि अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि हम याहिया सिन्वर के बारे में, ये अभी तक अमेरिकन जो हैं वो इस डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा थे जिसमें याहिया सिन्वर के साथ यकीनन कहीं ना कहीं राब्ते हुए होंगे, कहीं ना कहीं बात हुई होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है याहिया सिन्वर हेल्प स्टार्ट द वॉर इन गजा, नाउ ही इज की टू इट्स एंड गेम। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये तो बात आ गई, ये इंटेलिजेंस अमेरिका ने ऑफर की है, और ये जाहिर है दो मैंने अखबारात यहाँ पे कोट किए, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट। याहिया सिन्वर जो हैं वो कहाँ पे हैं, ये एक सवालिया निशान है। ये वही है जो डेड मैन वॉकिंग, फौरी तौर पे जब 7 अक्टूबर के बाद जो है वो इसराइल ने कहा था कि इज डेड मैन वॉकिंग, और ये काबू में आ गया है, फिर उन्होंने कहा मार दिया है, फिर उन्होंने कहा कि वो छुप गया है, फिर उन्होंने कहा फरार हो गया है, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, चलते 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 हम ये मई तक पहुंच गए, मई का भी मिडल आ गया। अमेरिकन सब कह रहे हैं कि हम अगर आपको याहिया सिन्वर के बारे में इतला फराहम कर दें तो क्या आप रफा का ऑपरेशन बंद कर देंगे, और सुरंगों के बारे में भी, उनकी जो टनल्स हैं और लीडरशिप है और ये सारा। और उसके साथ ही खबर ये आ रही है इसराइल की जो बताया गया है, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो ये कह रही है कि अब कि जी रफा में वो नहीं है। ये भी अजीब बात है, वो कह रहे हैं कि रफा में वो है ही नहीं, याहिया सिन्वर रफा में नहीं है, तो रफा में ऑपरेशन कैसे करना है? याहिया सिन्वर रफा में नहीं है। आई रिपीट, उनकी इंटेलिजेंस ये बता रही है कि रफा में याहिया सिन्वर नहीं है, तो याहिया सिन्वर किधर है?
लेकिन ऑपरेशन होना वो इसीलिए कह रहे हैं कि जी वस्ती गजा में और शुमाली गजा में दोबारा हर जगह ऑपरेशन करेंगे फौजी कार्रवाई, क्योंकि गजा में, सॉरी, रफा में तो वो है ही नहीं। तो याहिया सिंवर कहाँ है? अमेरिका कह रहा है कि जी, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इसराइल 5th स्लाइड, ये देखें, ये बड़ी अजीब सूरत हाल, बहुत अजीब सूरत हाल। वो रफा में ऑपरेशन करने जा रहे हैं और उनकी इंटेलिजेंस कह रही है कि जी वो रफा में तो है ही नहीं। ठीक है ना, टाइम्स ऑफ इसराइल को, ये तो किधर है याहिया सिंवर, कहाँ पे है? शुमाल को आपने तबाह कर दिया वस्ती, अब आप अगर रफा में नहीं है, आप दोबारा ऑपरेशन करेंगे पूरे गजा में, ये अमेरिका आपको इंटेलिजेंस देगा, और अभी तक क्यों नहीं दी, और क्या हुआ फिर मुज़ाकर? तो ये एक सूरत हाल अजीब डेवलप हो रही है, जिसके नतीजे में ये वस्ती गजा के कई इलाके जो हैं, वस्ती गजा यानी वस्ती गजा के कई इलाकों में फिर दोबारा झड़पें हो गई हैं। शुरू जाबलिया के इलाके में, बैत लाइनिया के इलाके में, बाकी जो कैंप्स हैं, आपको पता है ये इंटरनेशनल लॉ के तहत जो महाजिर कैंप्स होते हैं, इनके ऊपर बमबारी, अब खैर बैन अवी कवानीन को छोड़ देना, या यूनाइटेड नेशंस क्या कहते हैं ये पनाहगजीन कैंपों के बारे में, लेकिन वो कैंप तो तबाह हो गए, अस्पताल भी तबाह हो गए, वहां से जो है वो मीडिया भी गायब हो गया, सारा ब्लैकआउट हो गया। अब उसमें वो कह रहे हैं कि जी वहां पे हम आपको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, तो दुनिया को हमें कुछ नहीं पता। ये जो मनाजिर आप देखते हैं, हम देख रहे हैं टीवी पे, चैनल्स पे, तमाम चैनल्स पे, कई दिन पुराने मनाजिर हैं। अब इस वक्त क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। वहां पे मीडिया है नहीं, अल जजीरा को बंद कर दिया, कैमरे बंद हैं, वहां पे सैटेलाइट बंद है, सब कुछ बंद है, वहां पे इंटरनेट बंद है, सब बंद है, और वहां पे इंसानों के साथ क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। अच्छा, अब इस सूरत हाल में वो याहिया सिंवर कहाँ है? वो अमेरिका कह रहा है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, वो इसराइल की इंटेलिजेंस कह रही है याहिया सिंवर नहीं है। अच्छा, इसराइल की इंटेलिजेंस ने क्या अमेरिकन इंटेलिजेंस से कोऑर्डिनेट नहीं किया होगा? किया होगा। तो वो याहिया सिंवर इनको नहीं मिल रहा, और याहिया सिंवर के बारे में अमेरिका, देखें, ये एक बहुत ही अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई है कि याहिया सिंवर जिनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, और हमास के लोग जो बाहर बैठे हुए थे, वो कहते थे कि याहिया सिंवर जो है वो उससे हम ओके वो करेगा तो फिर ही यकीन ये गमाली छोड़े जाएंगे, और यूनामालियों को छोड़ना है। अब याहिया सिंवर की अगर इंफॉर्मेशन दे देते हैं वो, तो याहिया सिंवर के खत्म होने से या उसको निशाना बनाए जाने से, या वो निशाना बनता है कि नहीं बनता, ये देखें ना, अमेरिकन इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये वहां पे अटैक करते हैं, और वहां याहिया सिंवर नहीं होता। ये कैसे तय होगा कि अब तक अमेरिका ने नहीं दी होगी इंफॉर्मेशन, और वहां पर इसराइल ने खुद बॉम्बिंग की, और वहां भी याहिया सिंवर नहीं मिला, और अब मिलेगा? तो ये इंतहाई इसमें अजीब एक सूरत हाल पैदा हो गई है। और उसके साथ ही जो है वो, यानी याहिया सिंवर कैसे एंड गेम हो जाएगा? क्या उसके नतीजे में ये गमाली रहा हो जाएंगे? क्या उनकी 40 हजार के करीब हो गए हैं वहां पे शहीद अब लोग? और रफा ऑपरेशन क्यों शुरू हो रहा है? अगर रफा ऑपरेशन, और साथ ही इजिप्ट जो है, वो ये इतलात आ रही है कि इजिप्ट ने, एसोसिएटेड प्रेस ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी इजिप्ट ने क्वाइटली कर रात को ये इसराइल से कहा कि जी हमारा जो मुआहदा है आपके साथ वो खत्म हो जाएगा फौरी तौर पे, और इसराइल, इजिप्ट पब्लिकली भी कह चुका है कि अगर आपने रफा पे ऑपरेशन किया। लेकिन वो रफा पे तो आज वहां पे जो कोएत हॉस्पिटल है, वहां पे कोएत हॉस्पिटल है रफा के इलाके में, यकीनन वो कोएत ने बनाया, कोएती हॉस्पिटल, तो उस कोएती हॉस्पिटल में 18-20 वहां पे डेड बॉडीज आई हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे लाशें पड़ी हुई हैं, रफा में बमिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं वहां पे। और ये जो अब रफा के जो हालात हैं उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं इजिप्ट से, क्योंकि इजिप्ट यकीनन बॉर्डर है, तो इजिप्ट जो कुछ होता है, लोग आपको बच्चे वो दीवारों पे खड़े होकर उधर झांक रहे हैं, तरह से हमें मिस्र में इजाजत मिल जाए, लेकिन मिस्र में इजाजत मिल नहीं सकती उनको जाने की। मिस्र जो है मुकम्मल तौर पे इमदाद के लिए तैयार खड़े हैं वहां पे ट्रक्स, लेकिन वो इमदाद रुक गई है सारी। 4 दिनों से वहां पे पानी भी नहीं गया, खाना भी नहीं गया, अंदर लोग। अच्छा, अब इस सूरत हाल ये बहुत अजीब खौफनाक सूरत हाल हो गई है। अब मैंने आपसे वही करना कि रफा ऑपरेशन क्या शुरू होता है प्रॉपर रफा ऑपरेशन, या बॉम्बिंग तो हो गई है शुरू, प्रॉपर रफा ऑपरेशन शुरू होता है? क्योंकि 3 लाख शहरी अगर गए हैं तो वहां पे तकरीबन 9 लाख लोग मौजूद हैं रफा में, सही। और फिर मिस्र क्या करेगा? अच्छा, इसी दौरान ये है जॉर्डन, जाहिर है कि जॉर्डन का भी ईगर लॉइन वहां पे एक मशकें हैं, उनका खैर मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये 2011 से सबसे बड़ी जो मशकें होती हैं यूरोप, सॉरी मशरिक़ वस्ता में, सबसे बड़ी फौजी मशकें अमेरिका और दूसरे मुल्कों की जो होती हैं, तो उसकी वो शुरू हो गई हैं जॉर्डन में, और उनकी टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस वक्त वो शुरू हुई हैं। और ये मैं यहाँ पे रोया न्यूज को कोट कर रहा हूँ जॉर्डन से, ये 12वीं स्लाइड, इंपॉर्टेंट खबर है ये, ईगल लॉइन वॉर गेम्स। अच्छा, अब इसमें जो है ये 33
ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें आप समझें कि 22 जो हैं वो अरब नहीं है। अरब मतलब अरब ममालिक भी हैं, कुवैत, सही। बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क इसमें, यानी बहुत सारे अरब मुल्क भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी है, फ्रांस भी है, बरतानिया भी है, अमेरिका भी है। इसमें पहले पाकिस्तान भी हिस्सा लेता है, जॉर्डन में। ये जैसे फौजी मशकें होती हैं तो बहुत सारे मुल्क इसमें हिस्सा लेते हैं दुनिया भर से, सही। अरब भी और नॉन अरब भी। मुझे नहीं पता इस साल पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, पहले लेता रहा है पाकिस्तान भी। इसका कोई ताल्लुक नहीं है मौजूदा हालात से, लेकिन टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें मतलब ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस और जैसे होती हैं फौजी मशकें मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, तो ये यहाँ पे होती रही हैं, शुरू हो गई हैं, और ये अगले 10 दिन जारी रहेंगी। 13 तारीख से लेके, या आज से मेरे ख्याल से ये 23 तारीख तक चलेंगी फौजी मशकें। अब ये फौजी मशकें इस तरफ हो रही हैं जॉर्डन में, उधर जनाब वो रफा के अंदर एक ऑपरेशन शुरू हो रहा है। उसके असरात क्या होंगे, क्या ये अगर सीरिया में, और ये जाहिर है कि वहां पे तो इस वक्त कोई अटैक जॉर्डन पे तो फौजी दस्ते मौजूद हैं। एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है, और रफा पे वो कह रहे हैं कि हम इंटेलिजेंस आपको देंगे याहिया सिनवर पे। तो याहिया सिनवर से तो मुज़ाकरात, इसका मतलब है मुज़ाकरात जो हैं वो, उसमें क्या याहिया सिनवर की लोकेशन ट्रेस होती रही है, और ये मुज़ाकरात होते रहे हैं। ये भी बेचैनी है इस वक्त अरब दुनिया में और पूरी सही। सारी ही दुनिया में, कि इन मुज़ाकरात के आड़ में क्या याहिया सिनवर की लोकेशन ट्रेस होती है। तो अब बहुत बहुत अजीब सूरत हाल है। और ये जो है ये इसके नतीजे में अब हालात किस तरफ जाते हैं, मुझे उसका कि मैं कह नहीं सकता ये दुनिया के हालात किस तरफ जी। जाते हैं। और क्या ये है कि आईएस सिल्वर जो है वो अब तक क्या इंफॉर्मेशन जो दे रहे थे अमेरिकन को, क्या वो नहीं दे रहे थे, या ये कि नई इंफॉर्मेशन को मिली है, या मूवमेंट ट्रेस कर रहे हैं। ऐसी क्या चीज है जो इसराइल को अब दी जाएगी तो इसराइल उस पर एक्ट करेगा और रफा ऑपरेशन रोक देगा। ये एक बहुत अजीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई। ये डेड मैन वॉकिंग, ये डेड मैन वॉकिंग का जुमला इस्तेमाल हुआ था 7 अक्टूबर के मेरे ख्याल से 4-5 दिन के बाद, सही। लेकिन ये आ गया मई, और याहिया सिनवर इनको नहीं मिला, और अब रफा में भी नहीं है याहिया सिनवर। पूरा शुमाल और वस्ती गजा, और ये अच्छा दरमियान में इन्होंने ये कहा था कि वो याहिया सिनवर निकल गया है वहां से, गजा से। तो अब अगर पूरा गजा इन्होंने मलियामेट कर दिया, या अमेरिकन की इंफॉर्मेशन पे देखें, ये पब्लिक होने से पहले तो ये इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए थी ना, जी। क्योंकि मतलब ये मैं इसको नहीं समझ पा रहा कि ये क्या अमेरिकन ने पहले दी होगी, या पहली दफा देंगे वो याहिया सिनवर की जो लोकेशन है। और अब तक इसराइल जो है ये टामक मार रहा था बगैर अमेरिकन असिस्टेंस के, और पूरा उसने गजा जो है वो तबाह कर दिया, और 40,000 लोग तकरीबन शहीद हो गए वहां पे, या 38,000, या जो भी 39,000, तो तादाद भी नहीं गिनी जा रही। तो बात यह है कि ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है, या अब कोई नई लोकेशन ट्रेस हो गई है, और उस लोकेशन के ट्रेस होने के बाद जो है वो क्या पिक्चर बनेगी अगर वहां पर याहिया सिनवर, मतलब ये बड़ा कंफ्यूजन है इस सही। वक्त। मैं इसके बारे में यकीनी बात नहीं कह सकता वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी के बारे में, लेकिन इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या याहिया सिनवर जो है वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स की भी स्टोरी है कि याहिया सिनवर हेल्प्ड स्टार्ट द वॉर इन गजा, नाउ ही इज द की टू इट्स एंड गेम। तो क्या याहिया सिनवर को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो जंग खत्म हो जाएगी, क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, क्या बना, टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात शुरू होंगे, क्या होगा फिर, व्हाट नेक्स्ट। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि याहिया सिनवर क्या एंड गेम ये है कि याहिया सिनवर को मार दिया जाए, और फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, मतलब ये देखते हैं कि ये जो है ये स्टोरी किस तरफ जाती है आगे। और क्या याहिया सिनवर को, अभी तक याहिया सिनवर के बारे में सीआईए को भी नहीं पता था, बाकी किसी को भी नहीं पता था याहिया सिनवर के पास रियल टाइम इन्फो आ रही थी, और थी तभी तो याहिया सिनवर ने, हमास ने वहां से आके इनके लोग सारे उठा के ले गए थे, वो तो उनकी रियल इन्फॉर्मेशन थी ना। तो रियल इन्फॉर्मेशन अगर याहिया सिनवर के पास कैसे आ रही है, ये भी एक सवाल है। और इनके पास गलत इन्फो कैसे आ रही है, जो ये इन्होंने इतने सारे लोग जो है वो 30-40 हजार लोग शहीद कर दिए इन्होंने। तो ये एक बड़े अब सवाल खड़े हो गए हैं इस बात पे कि क्या अमेरिकन इंफॉर्मेशन देते हैं तो क्या वो इन्फो के ऊपर अभी तक नहीं दी थी, और इसराइल खुद ही लगा हुआ था, या दे रहे थे और वो गलत थी, और अब कोई नई इन्फो आ गई है जो पब्लिक में इसको जो आउट किया गया है, और इसराइल उसको रोक देता है, और क्या ये मतलब एक बहुत ही अजीब सवाल खड़ा हो गया है। इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है 2-3-4 दफा, लेकिन बहुत ही अजीब से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या होता है इसके नतीजे में, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जी। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये देखें, हुती अपनी जगह मौजूद हैं, सीरिया अपनी जगह डिस्टेबलाइज है, इराक अपनी जगह डिस्टेबलाइज है, हमें पाकिस्तान को ठीक रखना है खुदारा,
ये जो वाकयात हमें देखने में नजर जी आए हैं डॉक्टर साहब। आजाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है, अच्छे आप वक्फा लें, मैं फिर बात जी करता हूँ, क्योंकि ये ये कुछ हम ये हम ठीक नहीं जा रहे इस वक्त बहैसियत कौम में। जरा थोड़ा सा जो है ना, आप जब वक्फा लें फिर मैं उसके बाद जी बात करता ब्रेक के हूँ बाद जी। डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आवाम के लिए मुआशी रिलीफ नहीं है? नहीं, रिलीफ तो खैर खाक वाले मुश्किलात हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि ये जो भी कुछ कर रहे थे, एक जी आईएमएफ की तरफ से हमारे अब आज जो वज़ीर खजाना साहब ने कहा है कि हमें चूंकि लॉन्ग टर्म एक उनसे बहुत बड़ा कर्जा, ये कर्जा कितना उठाया है अभी तक, कहाँ से वो कर्जा, कैसे, किन कंडीशंस पे आप ले रहे हैं, वो कैसे, आप जरा आवाम को बताएं कि कब तक का कर्जा आप लेंगे, पिछला कर्जा किधर गया, वो कर्जा कमीशन रिपोर्ट किधर गई। आप उस रिपोर्ट में जो आईएमएफ वाले बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपको यहाँ पर सरमायाकारी जो है वो नहीं आ पाएगी बाहर से, और आ भी नहीं रही, अभी तक कोई खबर नहीं है उसकी। एहसन इकबाल साहब की कोई वहां पे चाइना के दौरे में कोई उसमें पेशरफ नहीं हो रही। मतलब कुछ, मतलब हर चीज अपनी जगह रुकी हुई है। सीपैक समेत पूरा मुल्क एक इंतजार की तरफ, मतलब एक अजीब सा केओस है। तो उसमें ये बताएं आके हमें कि कर्जा कितना लेंगे, कि उसकी शराइत क्या होंगी, कि एफबीआर रिफॉर्म्स हो रही हैं, कोई अदालती इस्लाहत हो रही हैं, कोई पुलिस अदालती इस्लाहत क्या है कि मुद्दत बढ़ा दें भाई, 10 साल कर दें, 20 साल कर दें, जिसकी करनी है। आप बताएं कि अवाम के लिए उसमें क्या है। तो मसला ये है कि वो उसके अलावा इनको कोई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं खैर इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा इस अरेंजमेंट पे, क्योंकि मैं अपना एक होता है ना कि बिल्कुल एक इसको एंड गेम बता चुका हूँ कि ये सेटअप पूरा सिस्टम ये फारिग हो जाएगा। ये हुकूमत की ये अरेंजमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं इसे मजीद कोई कमेंट्स नहीं देना चाह रहा। वही बात है जो मैं हर रोज दोहराता हूँ। अच्छा, मैं उसके साथ ही रीजन के ऊपर ये देखें, दुनिया के हालात के साथ आपको चलना है ना, हमें बताए बहैसियत कौम निकल जी आएंगे इससे, ये भी मैं बताऊं इंशाल्लाह हम इससे निकल आएंगे। ये बस एक, जो कि एक सिस्टम गिरना है, एक नया इंशाल्लाह खड़ा होगा, वो मुल्क आगे जाएगा। और ये तेजी के साथ अब आपको नजर आ रहे होंगे कि इस तरह चल नहीं पा रहा, पूरा रुक गया है, पूरा सारा सेटअप या जो भी अरेंजमेंट है, जो भी है। अच्छा, अब उसमें ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मैंने कहा आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो ये है कि एक तो कल हमने बात की थी, सऊदी वाली है, जापान जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट दौरा है, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा, वो ये है कि प्रेसिडेंट प्यूटिन जो है इस हफ्ते वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। सही। अच्छा, प्रेसिडेंट प्यूटिन जो है वो 5वीं दफा मुंतखब हुए, 3 दफा तो वो एक साथ मुंतखब हुए हैं। अभी 7 मई को उन्होंने अपना जो है वो हलफ उठाया है रशियन प्रेसिडेंट के तौर पे। और उनका जो चाइना का दौरा है वो इम्पोर्टेंट इसलिए, कई हवालों से इम्पोर्टेंट, एक तो पहला दौरा है उनका, यानी जी तीसरी दफा मुंतखब होने के बाद। जी और दूसरी जो बात है इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रीमियर शी जिनपिंग से उनकी जो है वो कुल अभी तक 40 मुलाकातें हुई हैं दोनों शख्सियात के दरमियान। सही। आखिरी मुलाकात इनकी 2023 अक्टूबर में हुई थी, जब बेल्ट एंड रोड फोरम था। और पिछले साल 2023 में प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो आए थे, मॉस्को का उन्होंने विजिट किया था। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो चाइना का दौरा करके वापस आए हैं। इस दौरे में जो सरप्राइज हो सकता है वो ये हो सकता है कि शायद वियतनाम का दौरा भी प्रेसिडेंट पुतिन करेंगे। वियतनाम जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका के और चाइना के दरमियान सूरत हाल, अपनी जो फॉरेन रिलेशन पॉलिसी है उसको बैलेंस करने की। लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन वियतनाम जाते हैं और शायद वो नॉर्थ कोरिया का भी विजिट कर लें। सही। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और उसके दौरान मैं ये बात करूं कि पावर ऑफ साइबेरिया है एक पाइपलाइन, जो पावर ऑफ साइबेरिया और एक पावर ऑफ साइबेरिया का एक हिस्सा है, जो उसका पावर ऑफ साइबेरिया 2 कहलाता है। सही। ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 जो है ये आप यूं समझें कि ये जो से साइबेरिया से स्टार्ट होके और उसका जो मगरबी हिस्सा है उसका, उस पाइपलाइन का, जी यानी रशिया से सबसे ज्यादा गैस इस वक्त चाइना को रशिया दे रहा है। सही। ठीक है, कतर से भी आ रही है, मशरक वस्ता से भी आ रही है, इंडोनेशिया, मलेशिया, लेकिन रशिया की वो गैस जो कि यूरोप जानी थी सारी चाइना जा रही है। चाइना की इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, तो गैस चाहिए। तो ये जो है साइबेरिया, पावर ऑफ साइबेरिया 2, ये जरा रुक गई थी। ये गैस प्रोम का बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है, ये रुक गया था। लेकिन अब ये
पावर ऑफ साइबेरिया 2 दोबारा एक्टिव होगी इस दौरे के दौरान, या एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि काजाकिस्तान के थ्रू गैस जानी है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो गैस जो यूरोप जानी थी और जिसके नतीजे में नेटो और यूरोप का ख्याल ये था कि गैस बंद हो जाएगी तो उसके नतीजे में माशी तौर पे बदहाल हो जाएगा रशिया, वो गैस सारी चाइना ले रहा है। अब ये साइबेरिया 2 जो है अगर ये एक्टिव होती है तो तेजी के साथ गैस इसके थ्रू जाएगी या काजाकिस्तान के थ्रू जाएगी, तो ये दुनिया की नजरें सारी कि भाई ये तो गैस सारी उधर जा रही है और चाइना की डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट पे कम हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन के इस दौरे में ये पावर साइबेरिया 2 या काजाकिस्तान की गैस के ऊपर कम होता है। दूसरी बात देखें, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद साहिबा जीती हैं, हसीना वाजिद साहिबा जीती तो उनकी फौरन बात हुई, इतला है कि अजीत देवल वहां पहुंच गया। और मैं कह रहा हूं बार बार के पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के दरमियान जो वाहिद इस वक्त यानी आप समझेंगे हमने बहुत डिस्कस भी नहीं किया बांग्लादेश के इलेक्शन हसीना वाजिद का, उसकी वजह यह है कि हसीना वाजिद जो है वो चाइना की क्लोज है और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के बाद दूसरा बड़ा सबसे ज्यादा जो डिफेंस के मुआहदे हैं वो बांग्लादेश के हुए हैं चाइना के साथ। तो आप यूं समझें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान चाइना जो है वो एक फैक्टर है। तो इसके नतीजे में हम हसीना वाजिद के बारे में बात नहीं करते और हसीना वाजिद जो है वो निकल रही है जनाब इंडिया के हाथ से, इंडिया के हाथ से निकल रही है हसीना वाजिद। ये मैं आपको बिल्कुल अपने एनालिसिस दे रहा हूँ कि हसीना वाजिद इंडिया के निकल गया, नेपाल निकल गया, भूटान निकल गया, अब ये जनाब बांग्लादेश निकल गया। अब जनाब हमें फॉरेन सेक्रेटरी पहुंचे हुए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी पहुंचे हुए हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो सबमरीन का एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे साइन हो रहा है और वो जो प्रोजेक्ट है अगर वो साइन हो जाता है और उसमें मामला आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो ये आप समझें कि बेल्ट एंड रोड में भी वो हैं, बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा है, बांग्लादेश जो है वो तो इंडियन इंसर्कलमेंट की बात हो गई, चाइना को इंसर्कल करना था। तो ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल है और मैं आपको इसमें ये बताऊं कि ये किसी भी तरह से इसको इंडिया में ना अच्छी तरह से देखा जा रहा है, ना और ना ये होना चाहिए और ये एक ऐसी सूरत हो रही है क्योंकि इंडिया के लिए मेरे ख्याल से कंसर्न होना चाहिए, कंसर्न है। इंडिया टुडे का आर्टिकल देख लें, इंडिया ऑन अलर्ट 20th, India on alert as China Bangladesh military cooperation raises strategic concerns। मैंने आपसे बहुत पहले बात की कि हम बहुत ज्यादा हसीना वाजिद, ठीक है, हम इसलिए डिस्कस नहीं करते कि हसीना वाजिद साहबा जो है वो चाइना के करीब आ चुकी हैं और इंडिया जो है वो शदीद परेशान है इस बात पे कि स्ट्रेटेजिक टाइज सबमरीन्स ये पूरा जो बे ऑफ बंगाल के अंदर बंदरगाह पूरा नेक्सस, अब मुझे बताएं कि बेल्ट एंड रोड का वो भी हिस्सा है, हम भी हिस्सा है, चाइना तो इंडिया किधर भाई मालदीव के अंदर, ये अब बड़ा अपने और जाहिर है कि कंसर्न उनके अपने लिए भी है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का 22nd बांग्लादेश चाइना बैक नेवल डॉक्स आइडेंस पावर प्ले इन इंडियाज बैकयार्ड, ठीक है, इधर से ऊपर पूरा जो एलएसी है, उधर से भूटान, उधर से ये मणिपुर, अच्छा वहां पे जो इनके गए थे अजीत देवल, तो उन्होंने जाके ये भी कहा था कि म्यांमार के फौजी आ रहे हैं बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए उस तरफ, वो साइड मणिपुर वगैरह। मैं हमेशा कहता हूँ कि इधर से हमारी तरफ से मसला इंडिया को कभी भी नहीं होगा, उधर से मसला उधर रखें, वो पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, उधर तो देखो, उधर तो किस चीज के बाहर इनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन बहुत अजीब सूरत डेवलप हो गई है कि ये, और ये पिछले महीने का मैं जिंजुआ या फिर कोट कर देता हूँ, ये कुछ दिन पहले का है, ये 21st चाइना बांग्लादेश ट्रेनिंग हो गई है बांग्लादेश और चाइना। अब ये तो हो गई। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो दायरा उनके इलेक्शन पे जो भी उनके है उस पर भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं चौथा बंदा पकड़ लिया कनाडा ने आज, चौथा कातिल जो है वो गिरफ्तार हो गया है। 3 पहले से पकड़े हुए थे। कनाडा बांग्लादेश का जो हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर है उसमें चौथा इंडियन उन्होंने अपनी सॉइल पे गिरफ्तार कर लिए। 3 उन्होंने पहले गिरफ्तार किए हुए हैं, इसको इन्होंने कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था। ये फर्स्ट डिग्री मर्डर है, ये आप फर्स्ट डिग्री मर्डर, इंडिया टुडे दोबारा कोट कर रहा हूं 19 स्लाइड, फर्स्ट डिग्री मर्डर। ये नहीं है कि जी ऐसा नहीं है कि किसी को कहा तो नहीं, फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्जेस पे चौथा बंदा पकड़ लिया।
अब मुझे ये बताएं कि ये, और हिंदू को मैं फिर कोट कर रहा हूँ, पहले इंडिया टुडे को कोट किया था, मैं 18 स्लाइड कोट कर रहा हूँ कि 4th इंडियन अरेस्टेड इन कनाडा फॉर सस्पेक्टेड रोल क्या है, फर्स्ट डिग्री मर्डर पे चार्ज, फर्स्ट डिग्री मर्डर यानी कत्ल किया खुद, ये बंदे उन्होंने 4 पकड़ लिए हैं। 3 पहले पकड़े थे, एक आज 2-3 रोज पहले पकड़े थे, तो इंडिया की तरफ से बात हुई थी कि सबूत नहीं, उन्होंने चौथा बंदा आज पकड़ लिया, और वो हैं जो कि हकीकतन जो कि जिन्होंने मर्डर किया। अब ये एक अजीब सूरत हाल डेवलप हो रही है। इंडिया का सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है कि इस वक्त ये कनाडा और बाकी मुल्कों के साथ जो 5 आइज की तरफ से इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, और ये पिछले 1 साल हो गया तकरीबन इस मामले को, उससे भी ज्यादा हो गया है कि बाहर के मुल्कों के ऊपर असैसिनेशंस कैसे हुई हैं, क्या हुआ, साथ ही ये सिचुएशन है। अब जी मैं तो एक बात कहता हूं, जी भी डॉक्टर के साहब। हेल्थ में मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया को प्रॉब्लम उस तरह से होगी, बांग्लादेश से होगी, एलएसी पे हो, क्राइसिस होगा, मालदीव पे, पाकिस्तान थोड़ा इधर पे काफी है, इधर से जरा ध्यान बढ़ा के देखें। अगर मुसलमानों के खिलाफ इशू का हो रहा है, लेकिन ये जी डॉक्टर साहब। हसीना वाजिद अगर इंडिया से निकल गई है तो मतलब ये क्या है भाई, ये क्या है, मतलब ये तो एक ये अजीब सूरत हाल है ना, जी कि मतलब हसीना वाजिद जो है वो भी यहाँ से निकल गई है, कब्जा जगह नहीं है, हसीना वाजिद वहां से निकल गई है, और यहाँ से वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है और नेवल बेसिस दे रही है, तो ये क्या है, ये क्या फॉरेन मतलब ये क्या हुआ है। और उधर भूटान, उधर से जी मालदीव, डॉक्टर उधर साहब। नेपाल, उधर से पाकिस्तान। जी जी जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।